हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। दिस इज एमडी सैनी, टॉपर एंड मल्टीपल एग्जाम सिलेक्टर। और एक बार फिर से आपका रात 9 बजे वाली क्लास में सभी का स्वागत है। आज फिर एक बार हम ESIC PYQs बड़े इंपॉर्टेंट सवालों का आप और हम मिलकर पोस्टमार्टम करेंगे। तो जो स्टूडेंट लाइव जुड़ चुके हैं वो लिंक को अपने सोशल मीडिया ग्रुप और स्टेटस पर शेयर कर दीजिएगा ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं जो अपनी क्लास से जुड़ जाए। और एक और खास बात, आज की क्लास लाइव नहीं है, मैंने इस क्लास को रिकॉर्ड करके प्रीमियर सेट किया हुआ है क्योंकि बिजी शेड्यूल था, आज शाम को क्लास लेना पॉसिबल नहीं था। इसलिए फिर भी मेरा ये रहा कि क्लास कंटिन्यू रहे, क्लास ब्रेक नहीं होए। इसलिए मैं जो ये आज फिर कुछ इंपॉर्टेंट सवाल लेकर इसको रिकॉर्ड करके आपके सामने प्रीमियर के माध्यम से आपकी क्लास कंटिन्यू रख रहा हूँ। तो जो स्टूडेंट लाइव जुड़ चुके हैं वो लिंक को अपने सोशल मीडिया ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स है जो क्लास से जुड़ जाए। और जो स्टूडेंट रेगुलर आ रहे हैं, बिल्कुल आप सभी का स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। देखिए, और जो स्टूडेंट पहली बार चैनल पर आए हैं वो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। क्लास शुरू होने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपका ESIC का एग्जाम बिल्कुल नज़दीक है और आपको प्रैक्टिस के लिए आपको पता है ESIC ने कुछ मॉडल पेपर्स यानी कि 20 मॉडल पेपर की बुकलेट लॉन्च की हुई है, जिसको सोल्व करना आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि आपका पेपर ऑफलाइन होने वाला है। पेपर क्या होने वाला आपका? ऑफलाइन। तो ऑफलाइन पेपर को सॉल्व करने के लिए या ऑफलाइन पेपर में नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए आपका OMR शीट पर प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो आप अभी मिशनरी पब्लिकेशन की वेबसाइट विजिट करके इस बुकलेट के साथ में आपको एक OMR शीट मिलेगी जिसकी आप जीरोक्स करवा कर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अदरवाइज आपको बंडल चाहिए OMR शीट का, 50 OMR शीट का, तो ये अलग से आप बुक के साथ में ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं और अपनी ESIC एग्जाम, नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम की दमदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है प्रैक्टिस मेक्स ए विनर। जितनी आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके नेगेटिव क्वेश्चंस कम होंगे, उतना ही आप में परफेक्शन आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्लाइड पर है ना। फटाफट जो क्वेश्चन को पढ़कर जो भी आपका आंसर है फटाफट कमेंट कर दीजिएगा ताकि आपकी प्रिपरेशन भी साथ के साथ असेसमेंट होए, है ना। फटाफट कमेंट कर दीजिएगा जो भी आपका राइट आंसर है ना। क्वेश्चन आपके सामने ही देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके ESIC 2019 सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था कि द की इंस्ट्रक्शन टू बी गिवन, द की इंस्ट्रक्शन टू बी गिवन टू द पेशेंट एंड द केयर गिवर विथ एपिलेप्सी इज फॉलो एज। देखिए, एक इंस्ट्रक्शन है जो टू बी गिवन टू द पेशेंट एंड केयर गिवर विथ एपिलेप्सी इज फॉलो एज। देखिए, एक पेशेंट है। जो भी स्टूडेंट जुड़ चुके हैं प्लीज एक बार गुड इवनिंग बोल दीजिएगा और अपनी हाजिरी फिक्स कर लीजिएगा और ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। जो स्टूडेंट रेगुलर क्लास ले रहे हैं, बहुत जरूरी रेगुलर क्लास लेना। स्टडी में कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूटी के साथ जब आप स्टडी करोगे तब ही आपके कंसेप्ट वगैरह क्लियर होंगे। कि वो एक कहावत है, आप उन स्टूडेंट्स के लिए जो रेगुलर नहीं मेंटेन कर पाते क्लासेज या फिर जो रेगुलर स्टडी नहीं कर पाते, कि मंजिल मिल ही जाएगी भटकते भटकते ही सही। कि मंजिल मिल ही जाएगी भटकते भटकते ही सही। गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। अगर आप घर से निकलकर यहां तक पहुंचे हो क्लास लेने के लिए, चाहे आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से ले रहे हो या ऑफलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से ले रहे हो, तो यूं मानकर चलिए आप बहुत आगे हो उन स्टूडेंट से जो अभी भी अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू नहीं रख पा रहे। इसलिए कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूटी, एकाग्रता के साथ बहुत जरूरी है। सवाल आपके सामने स्क्रीन पर, जो भी आपका आंसर है एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। आज मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा कौन स्टूडेंट कब कमेंट कर रहा है, हालांकि आपको कोशिश कर रहा हूं कि लाइव क्लास जैसी ही फीलिंग दूं, आपको लगे हाँ बिल्कुल लाइव सेशन चल रहा है ना। क्वेश्चन आपके सामने, एक एपिलेप्सी का पेशेंट है। क्या है? एपिलेप्सी का पेशेंट है। आपको पता है जो सीजर डिसऑर्डर होता है ना, सीजर डिसऑर्डर वाले पेशेंट में स्पेसिफिक नर्सिंग केयर देनी होती है ताकि सीजर के टाइम पर है, देखो उसको हमेशा तो सीजर आते नहीं है, पीरियोडिकली सीजर आते हैं। तो जब सीजर आने से पहले और बाद में या सीजर के दौरान स्पेसिफिक नर्सिंग केयर देनी होती है। वही के बारे में जो क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा इंस्ट्रक्शन आपको पेशेंट को या पेशेंट के केयर गिवर को, सपोज करो पेशेंट है, उसकी मदर उसकी केयर कर रही है, उसकी वाइफ या उसका हस्बैंड या उसका ब्रदर, कोई भी उसका केयर गिवर है जो केयर कर रहा है, जो ये पर्सन है जो पेशेंट के हमेशा साथ रहता है ताकि उसको सीजर आए तब वो केयर गिवर भी उसकी कुछ ना कुछ तो उसकी हेल्प कर सके, उसको प्रोटेक्ट कर सके फ्रॉम द सेफ्टी पर्पज। तो वो इंस्ट्रक्शन है जो आपको पेशेंट को या केयर गिवर को देने। कौन सा इंस्ट्रक्शन है? देखिए, लास्ट में एक्सेप्ट लगा हुआ है।
क्वेश्चन को लास्ट तक रीड आउट करना है। अब एक्सेप्ट आ गया, और एक्सेप्ट बड़ा हरामी टाइप का है, ये बड़ा कंफ्यूज करता है, लास्ट में ही आता है क्वेश्चन के। आप जब भी क्वेश्चन पढ़ते हो 2 लाइन पढ़ ली, अच्छी बात है। अच्छा, एपिलेप्सी सीजर का पेशेंट है, उसको इंस्ट्रक्शन देना है कि अगर आपको सीजर आए तो कैसे प्रिवेंट करे भाई। अवॉइड एल्कोहल स्मोकिंग इन हाइपोग्लाइसीमिया, आपने देखा बिल्कुल सीजर डिसऑर्डर वाले पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया या एल्कोहल से अवॉइड रहना है। आपको लगा कि हाँ बिल्कुल इंस्ट्रक्शन देना चाहिए, तो आप क्या कर दोगे, टिक कर दोगे यहीं पर। आगे के 3 ऑप्शन आप पढ़ोगे ही नहीं। लेकिन मैं बता दूं यहां तक तो ठीक था क्वेश्चन, लेकिन एक्सेप्ट लगते ही इस क्वेश्चन का पूरा ही जो मीन्स था वो चेंज हो गया। अब आपको वो ऑप्शन चूज करना है जो आपको, वो इंस्ट्रक्शन जो आपको पेशेंट या केयरगिवर को नहीं देना, एपिलेप्सी वाले पेशेंट को, वो इंस्ट्रक्शन या वो नर्सिंग केयर आपको चूज करनी है। देखिए, अब आपका जो केयरगिवर है इसमें पेशेंट का, और पेशेंट उसको क्या इंस्ट्रक्शन देना है कि अवॉइड एल्कोहल स्मोकिंग एंड हाइपोग्लाइसीमिया। बिल्कुल नर्सिंग केयर में जो एपिलेप्सी का पेशेंट है आपके पास, तो उसको ए ऑप्शन भी होगा, आपको अवॉइड एल्कोहल स्मोकिंग हाइपोग्लाइसीमिया जैसी कंडीशन से अवॉइड करने के लिए इंस्ट्रक्शन देना है। बिल्कुल राइट है। मेंटेनेंस मेडिकेशन एंड सीजर चार्ट, बिल्कुल जो सीजर पेशेंट को मेडिकेशन दी हुई है वो आपको मेंटेन करनी है। ये आपको पेशेंट बताना है कि चार्ट मेंटेन करना है कि आप सुबह की दवाई को सुबह ले रहे हो, दोपहर की को दोपहर ले रहे हो, और शाम की दवाई को शाम को ले रहे हो। तो मेडिकेशन चार्ट प्लस मेंटेनिंग मेडिकेशन बहुत जरूरी है। दोनों ऑप्शन, दोनों इंस्ट्रक्शन पेशेंट या केयरगिवर को देना है। थर्ड सी ऑप्शन है टेक शावर्स इन बाथ टब्स। ध्यान दीजिएगा, टेक शावर्स इन बाथ टब। भैया कोई सीजर का पेशेंट है, क्या उसको आप अकेला बाथरूम में एंट्री दे दोगे कि आप जाओ और क्या बोलते हैं अपना फंवारा चलाओ, शावर चलाओ और नहाओ वहां पर, और बाहर से गेट बंद कर लो? ऐसा हो सकता है? नहीं। सीजर वाले पेशेंट को ना तो शावर के लिए अलाउ करना है, ना ड्राइविंग के लिए अलाउ करना है, या ऐसी कोई भी मशीनरी वर्क हो जहां पर पेशेंट को सीजर आ जाए तो उसको खुद को या अदर किसी पर्सन को डेंजरस साबित हो, तो ऐसी कंडीशन आपको पेशेंट को अलाउ नहीं करनी है। तो ये टेक शावर्स इन बाथ टब, ये इंस्ट्रक्शन आपको पेशेंट को नहीं देना है या केयरगिवर को नहीं देना है। ठीक है, केयरगिवर को स्पेशली बोलो कि पेशेंट को अकेला नहीं छोड़ें, स्पेशली हाजार्डस एक्टिविटीज लाइक मशीनरी, बाइक चलाने के लिए, कार चलाने के लिए, साइकिल चलाने के लिए, है ना। तो पेशेंट के केयरगिवर को बोलना है कि एक सब काम पेशेंट से नहीं करवाना, बिकॉज दिस पेशेंट या योर पेशेंट, योर फादर, योर मदर इज नाउ सस्पेक्टेड केस ऑफ क्या बोलते हैं सीजर, या कंफर्म्ड केस ऑफ सीजर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, डी ऑप्शन पर पढ़ लो, टेक मेडिकेशन डेली। बिल्कुल, आपको जो सीजर का पेशेंट है या एपिलेप्सी का पेशेंट है उसको डेली मेडिसिन लेने के लिए इंकरेज करना है, उसके केयरगिवर को, पेशेंट को। तो एक्सेप्ट लगा हुआ है, उसके हिसाब से है जो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? सी, टेक शावर्स इन बाथ टब्स। जिन भी स्टूडेंट ने है जो सी पर लॉक किया है उनका बिल्कुल राइट आंसर है। अब देखिए कुछ चीजें मैं इंपॉर्टेंट यहां पर बता दूं आपको कि सीजर का पेशेंट है ना, तो उसको बिफोर द सीजर क्या करना है। जैसे सीजर ओरा वाली कंडीशन आ रही है, आपको पता है सीजर आने से पहले ओरा, जहां ओरा क्या होता है कि सर ओरा तो मुझे पता ही नहीं है, ओरा क्या होता है उस कंडीशन में, बिफोर द सीजर वाली कंडीशन 5 से 10 सेकंड की कंडीशन होती है, जिसमें अपन पेशेंट को असेस कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस पेशेंट को, ये पेशेंट है जो सीजर वाली कंडीशन में जा रहा है। जैसे ही आप ओरा वाली कंडीशन को आइडेंटिफाई करो, कैसे आइडेंटिफाई करें सर कि इस पेशेंट में ओरा आ रहा है? सबसे जो ओरा वाली कंडीशन होती है उसमें उसकी जो पोजीशन एकदम साइलेंटली एक जगह पर उसकी पोजीशन हो जाएगी, आईज है उसकी रोटेटिंग सी होगी, ऊपर नीचे से होगी। सबसे प्रोमिनेंट साइन है ओरा में देखने को मिलेगा आपको, आईज उसकी एक जगह फिक्स्ड आईड हो जाएगी मान कर लिए। वहां अगर आपको इसे देखने को मिले, पेशेंट एकदम स्टेरियोटाइप एकदम फिक्स्ड पोजीशन में हो जाए, तो आपको क्या करना है कि पेशेंट ओरा में है, पेशेंट को फटाफट बेड पर है तो उसको नीचे लेटाइए, और अगर बेड पर नीचे लेटाना पॉसिबल नहीं है तो उसकी साइड रेल्स ऊपर कर दीजिएगा। आसपास कोई भी ऐसे हाजार्डस इक्विपमेंट्स हो, कोई सीजर्स हो, अगर हॉस्पिटल में एडमिट है तो सपोज कोई सीजर है या और कोई पास में कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी वजह से पेशेंट के कोई चोट हो सकती है, उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी इफेक्ट हो सकती है, तो वो हटाइए। मेंटेन एयरवे, देखिए मेंटेन एयरवे का जो सिनेरियो होता है सीजर वाले पेशेंट में, मेंटेन एयरवे ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ना। मेंटेन एयरवे या एडमिनिस्टर ऑक्सीजन, एडमिनिस्टर ऑक्सीजन। देखिए भैया ये दोनों ही ऑप्शन देखो, आप बिफोर द सीजर मेंटेन एयरवे मेंटेन कर लोगे,
एडमिनिस्टर ऑक्सीजन, अगर हाई साइनोसिस की कंडीशन हो रही है, ऑक्सीजन डिटेरियोरेट हो रही है, तो आप ऑक्सीजन एडमिटर कर सकते हो प्रायर टू सीजर। ड्यूरिंग सीजर आप ना तो एयरवे मेंटेन कर सकते पेशेंट का, ना ऑक्सीजन एडमिनिस्टर कर सकते हैं। ड्यूरिंग सीजर आपको ध्यान रखना सेफ्टी का, पेशेंट का प्रायोरिटी कंसर्न ड्यूरिंग सीजर क्या हो जाएगा, सेफ्टी। एडमिनिस्टर ऑक्सीजन एयरवे मेंटेन बिफोर द सीजर कंडीशन में, और आफ्टर द सीजर कंडीशन में आप एयरवे मेंटेन करना है। सपोज को सीजर से कंडीशन 2 से उसकी 1 मिनट की रही, 30 सेकंड की रही, उसके बाद में उसका सीजर रिसोल्व हो गया है ना, तो उसके बाद में आपको एयरवे उसका मेंटेन करना है, क्योंकि ड्यूरिंग सीजर पेशेंट में जो जाग वगैरह मुंह से निकलते हैं, तो उन जाग से उनसे प्रिवेंट करने के लिए किसको, एस्पिरेशन को, वो कहीं एस्पिरेट नहीं कर जाए। So you have to maintain airway and administer oxygen in the post-seizure phase, not during the seizure. During seizure, you have to maintain only safety. You have to concern only safety of the patient during seizure, ना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते रहते हैं कि सर ये एडमिनिस्टर ऑक्सीजन, क्योंकि आपको सिखाया गया है कि जो ऑक्सीजन या एयरवे हमेशा प्रायोरिटी होती है, लेकिन एयरवे ड्यूरिंग सीजर आप मेंटेन कर ही नहीं पाओगे सीजर के पेशेंट को। अगर आपने देखा होगा, सीजर के पेशेंट को मेंटेन, एयरवे मेंटेन करना बड़ा मुश्किल, क्या नामुमकिन होता है ड्यूरिंग द सीजर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, जो भी स्टूडेंट ने उस क्वेश्चन पर सी पर लॉक किया था उनका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए, इन व्हाट वेज कोल्ड हेपेटाइटिस ए वायरस बी स्प्रेड इन ए इफ वन ऑफ द किचन एम्प्लॉई इज इन द रिजर्वर। देखिए, हेपेटाइटिस ए के बारे में आपको जानना जरूरी है यहां पर, तभी आप इस क्वेश्चन को सही कर पाओगे। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ए क्या होता है, एक आरएनए वायरस होता है। क्या होता है, आरएनए वायरस। अब पूछ लिया जाए आपसे क्वेश्चन में कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग विच इज ए डीएनए वायरस, और ऑप्शन में आपको मिल जाए हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, 4 ऑप्शन आपको, हेपेटाइटिस डी, 4 ऑप्शन आपको मिल जाए। पूछ ले कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डीएनए वायरस, ये डीएनए वायरस कौन सा है। 4 हेपेटाइटिस जो आइडेंटिफाइड किए गए हैं टाइप, उनमें से सिर्फ और सिर्फ हेपेटाइटिस बी है, यही सिर्फ और सिर्फ आपका है जो डीएनए वायरस है। बाकी ए, सी, ओ, डी है वो हेपेटाइटिस या ई, ये सभी कौन से आरएनए वायरस है। ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करूं इसका, हेपेटाइटिस ए का मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे हो जाएगा आपका, फीको ओरल रूट। फीको ओरल रूट से मोड ऑफ ट्रांसमिशन हो रहा है ये। फीको ओरल रूट मीन्स कि ऐसा कोई कंटामिनेटेड फूड हो, कंटामिनेटेड फूड हो या फिर वाटर हो, जो किससे कंटामिनेटेड है, आपके हेपेटाइटिस ए वायरस से। यानी कि हेपेटाइटिस ए खाने के पदार्थों से या फिर पीने के पदार्थों से अगर वो कंटामिनेटेड है तो फैल सकता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका फीको ओरल रूट होता है। ठीक है, तो यहां पर आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन व्हाट वेज कोल्ड हेपेटाइटिस ए वायरस इज बी स्प्रेड, कौन से वे से है जो हेपेटाइटिस बी ए वायरस है वो स्प्रेड होगा। ऑप्शन 4 आपके सामने, वाइल ही स्पीक्स एंड स्नीज थ्रू ड्रॉपलेट रूट। देखिए, इस तरह से कोई भी हेपेटाइटिस है वो ट्रांसफर नहीं होता, ये ध्यान दीजिएगा। इस तरह से हेपेटाइटिस कोई भी ट्रांसफर नहीं होता, या तो ब्लड बोर्न या क्या बोलते ट्रांसफ्यूजन के थ्रू होता है। पोस्ट ट्रांसफ्यूजन हेपेटाइटिस कौन सा होता है, आपको ध्यान में होना चाहिए, बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ है। कौन सा हेपेटाइटिस पोस्ट ट्रांसफ्यूजन केसेज में ज्यादा देखने को मिलता है, तो वो होता है हेपेटाइटिस सी। और जो आपका हेपेटाइटिस बी होता है वो सेक्सुअल कांटेक्ट से या फिर ब्लड से, और एक ब्लड बोर्न डिजीज कर सकते हैं उसको, कि ब्लड से, सेक्सुअल कांटेक्ट से, इन सबसे फैलता है। हेपेटाइटिस बी फीको ओरल रूट से नहीं फैलता। हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस सी, ये दो हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई, हेपेटाइटिस ए एंड ई, ये दो हेपेटाइटिस जो फीको ओरल रूट से ट्रांसमिट होते हैं एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में। क्वेश्चन आपका पूछ रहा है हेपेटाइटिस ए वायरस स्प्रेड किसके द्वारा होता है, वाइल ही स्पीक्स एंड स्नीज थ्रू ड्रॉपलेट रूट। तो ये आंसर तो आपका होगा नहीं भैया, इसको आप कर दीजिएगा क्रॉस। ए ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर दिया, आपके पास 3 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन फटाफट रीड करिए। इफ ही सस्टेन ए कट थ्रू ब्लड बोर्न वाइल ही कप्स आउट थ्रू एयर बोर्न रूट, ये ऑप्शन भी, सॉरी ये वाला बी ऑप्शन भी नहीं होगा। सस्टेन ए कट थ्रू ब्लड बोर्न, ब्लड बोर्न मैंने बताया आपका कौन सा फैल रहा है, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, ये दो हेपेटाइटिस ब्लड बोर्न के थ्रू फैल रहे हैं। पोस्ट ट्रांसफ्यूजन की बात करें, क्वेश्चन ऐसे बनता है आपके, एक पेशेंट आईसीयू में एडमिट है और उसके मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहे हैं पिछले कुछ 10-5 दिन से, तो उसको
कौन से तरह का हेपेटाइटिस फैलने के चांसेस होते होंगे, उसमें कौन सा हेपेटाइटिस, प्रोन टू विच ऑफ द फॉलोइंग हेपेटाइटिस इन दिस पेशेंट है, कौन से पेशेंट में मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहे हैं, तो वहां पर क्या हो जाएगा आपका पोस्ट ट्रांसफ्यूजन हेपेटाइटिस में हेपेटाइटिस सी। ठीक है, अब आपका ए ऑप्शन नहीं है, बी नहीं है, सी ऑप्शन पर चलते हैं। सी ऑप्शन क्या कर रहा है, वाइल ही कप आउट थ्रू एयरबोर्न रूट, तो ये भी आपका नहीं होगा। एयरबोर्न रूट से कौन सा डिजीज फैलती है, बताओ फटाफट कमेंट करके, कौन सी डिजीज फैलती है एयरबोर्न रूट से? एयरबोर्न रूट से फैलती है आपकी टीबी हो गई, या फिर आप ले लो आपका कोविड-19, ये डिजीज आपकी एयरबोर्न रूट से फैलती है, साथ में ड्रॉपलेट रूट से फैलती है। मेजरली अगर थिंक करें तो ड्रॉपलेट रूट से ही फैलती है, एयरबोर्न रूट से बहुत कम डिजीज फैलती है, स्प्रेड होता है। लेकिन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या फिर CDC, इनकी कुछ गाइडलाइंस ये भी सजेस्ट करती है कि टीबी का जो बैक्टीरिया है या फिर कोविड-19 का जो वायरस है, कोरोना वायरस है, वो कुछ समय के लिए एयर में लाइव रिमेन रह सकता है कुछ समय के लिए, इसलिए एयरबोर्न रूट से भी है जो ये डिजीज स्प्रेड हो सकती है। स्ट्रांगली रिकमेंडेशन नहीं है एयरबोर्न रूट पर, लेकिन पार्शियली रिकमेंडेशन है कि हाँ एयरबोर्न रूट से भी ये फैल सकती है। स्ट्रांगली रिकमेंडेशन है टीबी का या कोविड-19 का, किसके थ्रू, ड्रॉपलेट रूट के थ्रू। क्लियर है, तो आपका सी भी नहीं होगा। बचा कौन सा आपका डी ऑप्शन, ओरल फीकल रूट थ्रू हिज हैंड्स, तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर, क्योंकि अपन यहां पर ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके। तो जिन भी स्टूडेंट ने डी पर लॉक किया है उनका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्लाइड पर दिखाई दे रहा है, जो भी आपका आंसर फटाफट कमेंट कर दीजिएगा, फटाफट कमेंट होने चाहिए। देखिए आप जब भी कोई क्वेश्चन को सोल्व करोगे, इवन लाइव सेशन में या यूट्यूब पर, आप कहीं पर भी क्लास देखो, कमेंट जरूर करो। आप एक तो होता है कि मैं कह रहा, आप टीचर पढ़ा रहा है, आप पढ़ रहे हो, लेकिन उसमें इन्वॉल्व होकर जब आप पढ़ोगे ना, आपका क्वेश्चन राइट होगा, तो भी अंदर से अलग ही फीलिंग आएगी, हा मेरा क्वेश्चन राइट हो गया, अलग ही वो फीलिंग लेवल अलग ही होता है। तो ये फीलिंग को फील करो, कमेंट करो, जो भी आपका आंसर आए, और ये फील तभी कर पाओगे जब आप टीचिंग सेशन में एक्टिवली इन्वॉल्व होंगे। इसलिए कमेंट करना बहुत जरूरी है, आपका जो भी आंसर है। और आप चाहो कि नहीं मैं तो ऐसे ही देख लेता हूँ, डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हूँ, जब तक आप डायरेक्टली टीचिंग सेशन में इन्वॉल्व नहीं होंगे तब तक आप जो उस अच्छे से लर्न नहीं कर पाओगे। और आपको पता है, और पता नहीं है तो पता होना चाहिए कि लेक्चर जो मेथड होता है, लेक्चर मेथड जो होता है आपका टीचिंग का, जो ये क्या होता है, टू वे कम्युनिकेशन होता है। क्या होता है ये, टू वे कम्युनिकेशन, है ना। तो टू वे कम्युनिकेशन मीन्स कि टीचर प्लस स्टूडेंट्स दोनों बोथ आर इन्वॉल्व इन टीचिंग सेशन, देन टीचिंग इज मोर इफेक्टिव, है ना। सो यू हैव टू इन्वॉल्व इन दिस सेशन। हाँ, अब देखिए ऑप्शन आपके सामने, क्वेश्चन है द फॉलोइंग रिप्रेजेंटिंग सिम्टम्स ऑफ पेशेंट्स विद केटाटोनिक सिजोफ्रेनिया, ये एक्सेप्ट, देखो ESIC का आपने नोटिस किया होगा, मेरी 4-5 क्लासेज हो गई, उनमें मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इस डिस्ट्रक्टर के साथ में मिल रहे हैं, एक्सेप्ट के साथ में मैक्सिमम क्वेश्चन आ रहे हैं। इसलिए आप अभी अवेयर हो जाना भैया, आपका जो पेपर आने वाला है SIC का, मैक्सिमम क्वेश्चन या तो आपको एक्सेप्ट मिलेंगे या फिर हो सकता है वो स्टेटमेंट टाइप का भी क्वेश्चन भी आ जाए, क्योंकि UPSC एग्जाम करवा रही है और अपने स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चंस भी आज अपने SIC के पूरे पेपर सोल्व हो गए। 2 पेपर थे जो इंपॉर्टेंट 2019 वाले सोल्व कराने थे, इससे पहले के भी पेपर है हमारे पास, लेकिन वो अभी प्रेजेंटली सिनेरियो को देखते हुए, एग्जाम के पैटर्न को देखते हुए, जो 2013-15 के SIC के एग्जाम के पेपर है वो थोड़े से स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन नहीं, इसलिए मैंने वो नहीं लिए। लेकिन फिर भी आपको चाहते हो कि मेरे को ESIC के पूरे पेपर चाहिए, ओल्ड प्रीवियस ईयर पेपर, तो भैया आप प्ले स्टोर से मिशन हाई नर्सिंग नोट्स डाउनलोड कर लो। क्या नाम है ऐप का, मिशन हाई नर्सिंग नोट्स, मिशन हाई नर्सिंग नोट्स, जहां पर आपको सभी पेपर की PDF मिल जाएगी, चाहे ESIC के हो, कम से कम 10-12 पेपर मिल जाएंगे आपको पुराने वाले, नोट सेट के पूरे पेपर, ESIC, DSSB, SSG, PGI, RML, GMC, पूरे पेपर की PDF आपको ऐप में मिल जाएगी, वहां से भी आप पढ़ सकते हैं। लेकिन PDF शेयर नहीं होगी, आपको ऐप में ही पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन आपके सामने है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंटिंग सिम्टम ऑफ पेशेंट विद केटाटोनिक सिजोफ्रेनिया। देखिए आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए
है ना, क्या करना पड़ेगा, केटाटोनिक सिजोफ्रेनिया के बारे में, या यूं कहूं कि सिजोफ्रेनिया के बारे में पढ़ना पड़ेगा, तभी आप इस क्वेश्चन को समझ पाओगे। सिजोफ्रेनिया 4-5 तरह से होते हैं, 4-5 टाइप्स के होते हैं, सबके सिम्टम्स अलग है, सबका प्रोग्नोसिस अलग अलग है ना, और सबका ट्रीटमेंट या ट्रीटमेंट मॉडलिटी सब अलग अलग है। तो आपको सिजोफ्रेनिया के बारे में इन डेप्थ जाकर देखना पड़ेगा, तभी इस क्वेश्चन को आप राइट कर पाओगे। एक्सेप्ट लगाना है तो एक्सेप्ट लगा हुआ है ना, तो द फॉलोइंग रिप्रेजेंटिंग सिम्टम्स ऑफ पेशेंट विद केटाटोनिक सिजोफ्रेनिया एक्सेप्ट, ये आपको देखना है। बिहेवियर, ये यहां पर मैंने स्लाइड पर एक स्लाइड ली है जिसमें आपके टाइप्स ऑफ सिजोफ्रेनिया है, दिखाई दे रहा होगा आपको। अब यहां से देखिए आप, एक तो सिजोफ्रेनिया पहले आपको समझना है क्या एक मेंटल डिसऑर्डर है, और यूं कहूं कि ये सबसे फेटल टाइप का, सबसे खराब वर्स्ट टाइप का मेंटल डिसऑर्डर है, जो मोस्ट कॉमनली फीमेल्स में पाया जाता है ना, और जो एक तरह से एक डिजीज नहीं है सिजोफ्रेनिया, इट इज अ ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर। क्या है, ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर। इसमें कभी पेशेंट में डिप्रेशन वाले सिम्टम देखने को मिलते हैं, कभी मेनिया वाले, कभी अलग थॉट डिसऑर्डर, कभी परसेप्शन डिसऑर्डर, और कभी मतलब मूड डिसऑर्डर, सारा पूरा खींचड़ी, एक तरह से खींचड़ी है ये मेंटल हेल्थ नर्सिंग में या साइकेट्रिक नर्सिंग में सिजोफ्रेनिया की, जिसका वर्स्ट प्रोग्नोसिस है, ठीक होना बहुत मुश्किल है। इस 4-5 तरह के सिजोफ्रेनिया डिफाइन किए हुए हैं। अब अपन देखिए पैरानोइड, वर्ड से पकड़ेंगे, यहाँ पर पैरानोइड सिजोफ्रेनिया क्या होता है, वर्ड से पकड़ेंगे, वर्ड में ही इसका है जो आगे की मीनिंग छुपी हुई है। पैरानोइड का मतलब क्या होता है, मिथ्या। मिथ्या मीन्स की भ्रमित, भ्रम रहना, है ना। तो इसमें देखिए क्या क्या देखने को मिलता है। एक तो मोस्ट कॉमन टाइप का होता है, देखिए पहले प्रीडोमिनेंट बाई हेलुजिनेशन डेल्यूजन बट पर्सनैलिटी यूजुअली प्रिजर्व्ड। मिथ्या, भ्रम, ये सब क्या है आपके थॉट डिसऑर्डर्स में आते हैं। मिथ्या, भ्रम, है ना, एक तरह से मिसकंसेप्शन। तो मिसकंसेप्शन किसमें, कौन से वाले डिसऑर्डर्स में देखने को मिलेगा आपको, थॉट डिसऑर्डर्स में। तो डेल्यूजन वगैरह कौन सा है, डेल्यूजन थॉट डिसऑर्डर एक तरह से। हेलुजिनेशन क्या आपका परसेप्शन डिसऑर्डर है। मैं कह रहा हूं मिसकंसेप्शन, मिथ्या, पैरानोइड, पैरानोइड मींस मिथ्या, मिसकंसेप्शन, और मिसकंसेप्शन वाले सिम्टम्स किसमें देखने को मिलेंगे आपको, डेल्यूजन होगा, इल्यूजन, हेलुजिनेशन होगा, बट पर्सनैलिटी यूजुअली प्रिजर्व्ड। लेकिन इसकी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि पर्सन आपको वेल अप टू डेट लगेगा, आपको लगेगा ही नहीं कि पेशेंट में सिजोफ्रेनिया हो रखा है ना। जैसा कि ये टाइप है इसके नाम से ही, बाकी देखा जाए तो मोस्ट कॉमन टाइप का सिजोफ्रेनिया है कौन सा, पैरानोइड। क्वेश्चन बन सकता है कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सिजोफ्रेनिया इज, तो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए, पैरानोइड। लेट ऑनसेट यानी कि अर्ली एज में नहीं होता है, ये 10, 5, 15, 20 साल की उम्र में नहीं होता है, ये ओल्डर पीपुल्स में ज्यादा देखने को मिलता है, यानी कि ये लगभग आपके 30, 35, 40 साल बाद में देखने को मिलता है। अब देखिए जो मूड डिसऑर्डर है, मूड से रिलेटेड, थॉट से रिलेटेड डिसऑर्डर, थॉट डिसऑर्डर्स को आप अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं, या साइकेट्रिशियन अच्छे से ट्रीट कर सकता है, किसके द्वारा, काउंसलिंग के द्वारा प्लस मेडिसिन के द्वारा। तो इसीलिए जो ये पैरानोइड सिजोफ्रेनिया है इसका गुड प्रोग्नोसिस है। क्या है इसका गुड प्रोग्नोसिस, ठीक हो सकता है एकदम पेशेंट इसमें ना। आगे आपका आता है केटाटोनिक सिजोफ्रेनिया, जिसके बारे में अपना क्वेश्चन पूछ रहा था। अब केटाटोनिक को भी मैं आपको नाम से ही एक्सप्लेन कर देता हूं कि केटाटोनिक सिजोफ्रेनिया क्या होता है। केटा मींस डिस्टर्ब, केटा का मतलब क्या हो गया यहां पर, डिस्टर्ब। केटा मींस डिस्टर्ब, और टोन, टोन मींस क्या हो गया, मसल्स। अब आपको पता होना चाहिए सर ये तो आपने मसल्स में डिस्टरबेंस कर दिया। बिल्कुल, जो केटाटोनिक सिजोफ्रेनिया होता है उसमें क्या होता है, मसल्स में डिस्टरबेंस होता है, जिसकी वजह से क्या, अब देखिए मसल्स ये अपनी काम करती है कोऑर्डिनेटेड मैनर में, कोऑर्डिनेटेड मैनर में। जैसे कि मैं इसको फ्लेक्स कर रहा हूं मेरे हाथ को, तो फ्लेक्स हो पा रहा है ना। मैं इसको सपोज करो एक्सटेंशन कर रहा हूं, एक्सटेंशन हो पा रहा है, फ्लेक्स कर रहा हूं, फ्लेक्स हो पा रहा है ना। तो ये पूरा मैं हाथ जोड़ पा रहा हूं, तो ये मेरे मसल्स करवा रही है पूरी, मान कर चलो कोऑर्डिनेटेड मैनर में, जैसा मैं चाह रहा हूं वैसे करवा रही है। लेकिन जो आपका केटाटोनिक सिजोफ्रेनिया होता है, इसमें मैं सपोज करो सामने कोई पर्सन है, गेस्ट आया, राम राम कर रहा हूं मैं, तो मैं राम राम नहीं कर पा रहा, मैं ऐसे हाथ इधर उधर कर रहा हूं, क्योंकि मसल्स में डिस्टर्बेंस है, उसकी टोन में डिस्टर्बेंस है। ऐसे कुछ सिम्टम्स जो मसल से रिलेटेड देखने को मिलते क्या होते हैं। एक तो स्टीरियोटाइप पोजीशन, स्टीरियोटाइप पोजीशन क्या होती है सर, ये तो हमें पता ही नहीं है। स्टीरियोटाइप पोजीशन ऐसी पोजीशन जो मतलब पेशेंट जो मतलब एक्सेप्टेबल नहीं है, ऐसी पोजीशन वो लेता रहता है। एक होता है वेक्सी फ्लेक्सिबिलिटी, वेक्सी फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, ये सिम्टम्स जो मैं बोल रहा हूं वो केटाटोनिक सिजोफ्रेनिया में देखने को मिलता है। वेक्सी फ्लेक्सिबिलिटी मींस कि पेशेंट एक म्यूट वाली कंडीशन में हो जाएगा। म्यूट मींस कि आप सपोज को सुबह 9 बजे पेशेंट को सिटिंग पोजीशन में देखा, और उसके हाथ जहां पर रखे हुए थे, सपोज को ऐसा बैठा था, वो ऐसा ही बैठा रहेगा 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा तक, कोई मूवमेंट नहीं होगा उसमें।
तो वो क्या होगी, वेक्स फ्लेक्सिबिलिटी वाली कंडीशन। इसके अलावा इसमें बहुत सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं केटाटोनिक में, आप लेकर चलिए म्यूटिज्म ले लो या केटालेप्सी ले लो, है ना। इसके अलावा आप देख इकोलेलिया, इकोप्रेक्सिया। अच्छा, इकोलेलिया और इकोप्रेक्सिया का क्या होता है, अगर आपको ध्यान में है कि इकोलेलिया और इकोप्रेक्सिया क्या होता है, देखिए दो वर्ड है, इकोलेलिया। एक कमेंट में करके बता सकते हो अगर आपको ध्यान है में है तो, इनका अच्छे से डिफरेंशिएट करना। एक होता है इकोप्रेक्सिया, दो वर्ड है, दोनों का मीनिंग आपको देखो यहां पर होता क्या है कि अपन को डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोप्रेक्सिया, हाउ कैन डिफाइन इकोप्रेक्सिया, इकोलेलिया या इकोप्रेक्सिया। इकोप्रेक्सिया में देखिए, मैं आपको समझाने जा रहा हूं, ध्यान रखना ट्रिक से, जिंदगी में कभी भी नहीं भूलोगे अगर इसको ध्यान अच्छे से समझ लिया तो। इकोप्रेक्सिया में आपके पी है, इकोप्रेक्सिया में आपकी क्या है, पी, और पी से आप क्या कर सकते हैं, फिजिकल। पी का मीन्स आप क्या निकाल सकते हैं, फिजिकल, यानी कि पेशेंट मेंटेनिंग ए कंस्टेंटली पोजीशन, या फिर सॉरी पेशेंट कोपिंग एक फिजिकल पोजीशन। सपोज करो इसमें क्या करता है पेशेंट, सामने एग्जामिनर की जो एक्टिविटी है, फिजिकल से रिलेटेड जो एक्टिविटीज है, सपोज करो मैं कह रहा हूं, मेरा हाथ उठा रहा हूं कि एक, तो पेशेंट एक बोलेगा, मैं उसको समझा रहा हूं कि आपको ऐसा नहीं करना, तो वो क्या करेगा, कोई मतलब वो उस सामने वाले एग्जामिनर की, या वो नर्स हो सकती है, या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हो सकता है, या डॉक्टर हो सकता है, तो वो क्या है कि उसको कॉपी करेगा, उसकी हुबहू कॉपी करने की कोशिश करेगा किसी फिजिकल एक्टिविटी की। किसमें, इकोप्रेक्सिया में। इकोलेलिया में क्या करेगा, वो उसकी वर्बल एक्टिविटी की भी कॉपी करेगा। दोनों में से आपने एक आइडेंटिफाई कर लिया, एक डिफरेंशिएट कर लिया, पी से फिजिकल एक्टिविटीज को वो कॉपी कर रहा है, और इकोलेलिया जब एक आपने पकड़ लिया, दूसरा अपने आप ही पकड़ में आ जाएगा, इकोलेलिया है वो, है ना। तो इकोलेलिया में क्या कर रहा है, वो वर्बल एक्टिविटीज की कॉपी कर रहा है एग्जामिनर की, और इकोप्रेक्सिया में पेशेंट क्या कर रहा है, उसकी फिजिकल एक्टिविटीज की कॉपी कर रहा है। ठीक है, तो ये कंडीशन है जो इसमें किसमें को आपके केटाटोनिक सिजोफ्रेनिया में देखने को मिलती है। केटाटोनिक देखो, प्रीडोमिनेंट बाई केटाटोनिक सिम्टम्स, केटाटोनिक सिम्टम्स जो मैं आपके सामने भी डिस्कशन कर चुका है ना। बेस्ट प्रोग्नोसिस, देखिए बेस्ट प्रोग्नोसिस इसलिए है, अब क्वेश्चन ये बन जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सिजोफ्रेनिया हैव ए गुड प्रोग्नोसिस या बेस्ट प्रोग्नोसिस। बेस्ट प्रोग्नोसिस इसलिए है इसका कि जो मसल्स में जो डिस्टर्बेंस होता है उनको अपन रोक सकते हैं मेडिसिन के थ्रू, तो ये बेस्ट प्रोग्नोसिस इसका है ना। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट, जब मसल्स में डिस्टर्बेंस हो रही है तो उसको मसल्स को रिलैक्सेंट करने के लिए मस्कुलर रिलैक्सेंट अपन को ऐसी मेडिसिन देनी पड़ेगी। तो उसके लिए अपन क्या उनको सेडेटिव्स दे सकते हैं, है ना, बेंजोडाइजेपाइंस दे सकते हैं। बेंजोडाइजेपाइंस में कौन से आ जाएगा आपका, लोराजेपाम हो गया, या फिर इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, ईसीटी है जो अच्छे से प्रोग्नोस्टिक किसमें होती है आपके केटाटोनिक सिजोफ्रेनिया में। ठीक है, थर्ड वन है हेबेफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया। जो ये हेबेफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया होता है, बड़ा हरामी टाइप का सिजोफ्रेनिया होता है, इसका प्रोग्नोसिस बहुत कम रहता है। देखिए हेबेफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया प्रोमिनेंट डिसऑर्गेनाइज्ड सिम्टम्स मींस कि उसको कभी क्या सिम्टम आ रहे हैं, कभी थॉट डिसऑर्डर से रिलेटेड सिम्टम आ रहे हैं, कभी मूड डिसऑर्डर से रिलेटेड सिम्टम आ रहे हैं, कभी परसेप्शन। तो इससे जो सिजोफ्रेनिया डिफाइन कर रहा है अपनी खुद की डेफिनेशन, वो एक्चुअल में आपके हेबेफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया डिफाइन करता है। तो इसमें क्या डिसऑर्गेनाइज्ड सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे, है ना। अर्ली ऑनसेट होता है, ये ध्यान रखना चाहिए। अर्ली ऑनसेट का मीन्स कि ये आपके टीनेजर्स तो छोड़ दीजिए, लेकिन जो टीनेजर्स के बाद एडोलेसेंट एज की गर्ल्स होती है उनमें सिजोफ्रेनिया देखने को मिलता है। मैं पहले ही बता चुका कि सिजोफ्रेनिया मोस्ट कॉमनली फीमेल्स में होता है, तो इसका अर्ली ऑनसेट हो जाता है 20-22 साल की उम्र से भी देखने को मिल जाता है। पेड प्रोग्नोसिस जो मैं आपके सामने डिस्कशन कर चुका, और सीवियर डिटेरियोरेशन ऑफ पर्सनैलिटी की भी पूरी धज्जियां उड़ जाती है इसमें। किसमें, हेबेफ्रेनिक में। कोई पता ही नहीं होता पेशेंट को कि मेरी पर्सनैलिटी क्या है, और पर्सनैलिटी के साथ साथ में है जो उसका इसमें बेड प्रोग्नोसिस रहता है, ये आपको ध्यान रखना है ना। अगला है अनडिफरेंशिएटेड। अनडिफरेंशिएटेड में मींस कि ऐसा सिजोफ्रेनिया का पेशेंट जिसको डिफरेंशिएट ही नहीं कर पा रहा क्लिनिकल डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिक डॉक्टर किस टाइप का सिजोफ्रेनिया, फिर उसको वो किस कैटेगरी में डाल देगा, अनडिफरेंशिएटेड टाइप का। एक होता है रेजिडुअल सिजोफ्रेनिया, है ना। तो रेजिडुअल सिजोफ्रेनिया में क्या होता है, प्रोग्रेशन टू डिक्रीज इन डेल्यूजन हेलुजिनेशन बट इंक्रीज इन नेगेटिव सिम्टम्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सिजोफ्रेनिया के दो तरह के सिम्टम्स होते हैं,
क्या बोलते हैं, पॉजिटिव सिम्टम्स और नेगेटिव सिम्टम्स। पॉजिटिव सिम्टम्स का ठीक होना बिल्कुल पॉजिटिव वे में होता है कि हाँ पेशेंट रिकवर कर सकता है, लेकिन पेशेंट में नेगेटिव सिम्टम्स आ रहे हैं, नेगेटिव सिम्टम्स अगर रिकवर नहीं हो रहे, इट मीन्स कि पेशेंट का जो प्रोग्नोसिस है रोस्ट हो रहा है, बिल्कुल बराबर नहीं हो रहा है, या उसकी मेडिसिन काम नहीं कर रही है। तो रेजिडुअल में क्या होता है कि पॉजिटिव सिम्टम्स तो उसके इंप्रूव होते हैं, बट इंक्रीज इन नेगेटिव सिम्टम्स, उसके नेगेटिव सिम्टम्स क्या है कि बढ़ते ही जाते हैं ना। अब देखिए सिंपल टाइप का हो गया, ये अलग से और इन्होंने दे रखा है सिंपल टाइप का, प्रोमिनेंट सिम्टम्स विदाउट डेल्यूजन हेलुजिन वर्स्ट प्रोग्नोसिस। इसमें क्या होता है कि कंडीशन सिजोफ्रेनिया की ज्यादा सीवियर नहीं रहती। अब आप क्वेश्चन पर आ जाइए भैया, तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर एंड स्पीच। ये आपको देखने को किसमें मिलेगा, स्पीच डिसऑर्डर वगैरह में। तो अदर ऑप्शंस बाकी है वो आपके केटाटोनिक सिजोफ्रेनिया में देखने को मिलेगा। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या नंबर, ए सिग्निफिकेंट प्रेडिक्टर ऑफ फीटल वेल बीइंग इज फीटल हार्ट रेट। सिग्निफिकेंट प्रेडिक्टर ऑफ फीटल वेल बीइंग इज इफ फीटल हार्ट रेट। देखिए फीटल हार्ट रेट के बारे में यहाँ पूछा है क्वेश्चन है ना। तो फीटल हार्ट रेट कौन सी जो सिग्निफिकेंट फीटल वेल बीइंग यानी कि कौन सी रेंज की एफएचआर है वो नॉर्मल है, यही क्वेश्चन ने पूछा है। वेल वर्ड आ रहा है, वेल, वेल मीन्स की कौन सी रेंज की एफएचआर है वो फिटल के लिए बिल्कुल वेल है, नॉर्मल है। ए ऑप्शन है 180 to 200, बी है 160 to 200, सी है 100 to 120 और डी है 120 to 160। तो आपको ध्यान में होना चाहिए एफएचआर जो नॉर्मली एफएचआर होती है, रेट होती है एफएचआर की, वो होती है 120 to 168 बीट पर मिनट। ये हो गई आपकी नॉर्मल एफएचआर। अगर बिलो 120 अगर फिटस में होती है एफएचआर, तो ये कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे, ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया ये किस में हो गई, फिटल में। अगर यही बात अगर अडल्ट की करे तो अडल्ट में कितनी हो जाएगी भैया ब्रेडिकार्डिया, बिलो 60। बिलो 60 अगर एफएचआर है अडल्ट में तो वो क्या हो जाएगी, ब्रेडिकार्डिया। अब बात करते हैं अगर मोर देन 160 अगर एफएचआर हो रही है किसमें, फिटस में, तो ये क्या कंडीशन हो जाएगी, टेकीकार्डिया। टेकीकार्डिया इन द फिटस। अगर यही है जो आपकी अडल्ट की बात करें तो अडल्ट में कितनी हो जाएगी, मोर देन 100 बीट पर मिनट अगर अडल्ट में होती है तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे अपन, टेकीकार्डिया। ठीक है। अब नॉर्मल अडल्ट की बात करें तो नॉर्मल वैसे 72 बीट पर मिनट एफएच जो हार्ट रेट मानते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि 74 उसकी वेरिएशन हो गया, ठीक है, जो अब नॉर्मल हो गई। तो नॉर्मल हार्ट रेट की बात करें किसमें, अडल्ट में, अडल्ट में नॉर्मल हार्ट रेट आपकी हो जाएगी 60 to 100 बीट पर मिनट। ठीक है। तो आपका क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन के हिसाब से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन के हिसाब से आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। जिस भी स्टूडेंट ने डी पर कमेंट किया है, लॉक किया, उनका बिल्कुल राइट आंसर हुआ है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जो भी स्टूडेंट लाइव देख रहे हैं प्लीज एक बार लिंक और शेयर कर दोगे तो और नए स्टूडेंट्स जुड़ जाएंगे। और जो स्टूडेंट नए आए हैं तो वो नए स्टूडेंट है जो क्या चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन के बटन को दबा ले, ताकि आपको प्रत्येक वीडियो के अपडेट सबसे पहले मिले और कोई भी क्लास आपकी स्किप नहीं हो, कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की वीडियो है जो स्किप नहीं हो, क्योंकि हम इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन से लेकर भी बहुत सारी वीडियोज अपलोड करते रहते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लोकिया रुब्रा आर। क्वेश्चन आपका लोकिया से रिलेटेड। अब आपको लोकिया से पहले आप लोकिया को ले लीजिए, रुब्रा को छोड़ दीजिए। भी लोकिया आपको समझना पड़ेगा, तभी आप जो लोकिया रुब्रा का है जो ये क्वेश्चन है वो राइट कर पाओगे। आपका जो भी आंसर है वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, फटाफट कमेंट कर दीजिए जो भी देख रहे हैं। अभी अपन देख चलते हैं लोकिया की तरफ कि सर ये लोकिया क्या होता है, हमने तो आज पहली बार नाम सुना है। लोकिया होता है जब जैसे ही मदर में डिलीवरी होती है, यानी कि फॉलोइंग वेजाइनल डिस्चार्ज फॉलोइंग डिलीवरी अप टू 14 डेज, ये क्या हो जाएगा आपके लोकिया, क्या हो जाएगा, वेजाइनल डिस्चार्ज, वेजाइनल डिस्चार्ज फॉलोइंग डिलीवरी, फॉलोइंग डिलीवरी कब तक है, अप टू 14 डेज। ये इसकी बाय डेफिनेशन हो गई आपकी लोकिया की। अब इसके टाइप्स सर कितने टाइप का होता है, ये आपका अगला सवाल ये भी हो सकता है कि सर कितने टाइप का है जो लोकिया होता है। टाइप्स की बात करूं मैं यहां पर, है ना, तो टाइप से हो जाएगा, एक हो गया आपका लोकिया रुब्रा, एक हो गया आपका लोकिया सीरोसा, एक हो गया आपका लोकिया अल्बा।
अरे सर आपने 3 लिख दिए, अब मैं इसको आइडेंटिफाई कैसे करूं? आपका अगला सवाल ये भी होगा कि सर पहले कौन सा आता है, बाद में कौन सा आता है, मैं एग्जाम के टाइम में भूल जाता हूं, मेरा दिमाग एकदम थोट ब्लॉक हो जाता है और मैं डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता कि पहले कौन सा आएगा बाद में कौन सा आएगा। जैसे मैंने अभी इको ले लिया और इकोप्रेक्सिया आपको बाई ट्रिक समझाया था, जहां से आप अब उस पी को अगर आपने पकड़ लिया इकोप्रेक्सिया में तो इको ले लिया को आप आसानी से पहचान जाओगे, ऐसे गलती नहीं करोगे। यहां पर भी मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, उस ट्रिक से आप इसको बाय डेफिनेशन जो असेंडिंग जो इसका ऑर्डर होता है, सबसे पहले लोकिया रुब्रा होता है, ये लोकिया रुब्रा, उसके बाद सिरोसा, फिर अल्बा। आप देखिए ये पकड़ लीजिए आर एस और ए, ट्रिक बना दीजिए। क्या लोकिया की ट्रिक क्या हो जाएगी? आर एस ए, आर एस ए आपकी ट्रिक हो जाएगी, ये ध्यान रख लेना। आप आर एस ए को किसी भी नाम से आप जोड़ सकते हैं, आर एस ए की ट्रिक हो गई। रुब्रा सबसे पहले 1 to 4 डेज ले सकते हैं, 5 to 10 डेज। लोकिया सिरोसा एंड लोकिया अल्बा 10 to 14 डेज। ठीक है, तो ये आपका 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, यानी कि फॉलोइंग डिलीवरी, शुरुआत में जो वेजाइनल डिस्चार्ज होता है 1 से 4 दिन का, वो किस तरह का, वो कौन सा होगा? लोकिया रुब्रा। किस तरह लोकिया रुब्रा की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, इसमें कैसा डिस्चार्ज देखने को मिलता है? तो भैया देखिए फॉलोइंग डिलीवरी क्या होती है? ब्लीडिंग होती है, तो आपको ब्लड से रिलेटेड डिस्चार्ज देखने को मिलेगा। तो इसमें क्या क्या होगा इस डिस्चार्ज में? आपके आरबीसी हो सकती है, यानी कि ब्लडी डिस्चार्ज होगा, ये यूं मानकर चलिए ब्लडी डिस्चार्ज है, ब्लडी डिस्चार्ज आपको इसमें देखने को मिलेगा। 5 से 10 डेज की अगर बात करें, 5 to 10 डेज की, जो जिसमें होगा लोकिया सिरोसा। सिरोसा मींस की सीरम, देखिए नाम से ही बाय डिफाइन हो रहा है सिरोसा, लोकिया सिरोसा मींस की सीरम। तो जो ब्लड डिस्चार्ज हो रहा था वो थोड़ा सा ब्लड रुकेगा फॉलोइंग डिलीवरी, है ना। जैसे ब्लड रुकेगा तो ब्लड, आपको पता है ब्लड में क्लोटिंग होती है, तो प्लाज्मा या सीरम वो अलग होता है ना। तो जैसे से वो अलग होगा, ब्लीडिंग रुक गई, तो जो ब्लडी जो सेकंड स्टेज है सिरोसा वाले में आपको क्या देखने को मिलेगा? ये सीरम लाइक डिस्चार्ज, सीरम लाइक डिस्चार्ज, है ना। क्लियर नहीं कर सकते, लेकिन सीरम लाइक डिस्चार्ज आपको देखने को मिलेगा। थर्ड वन है लोकिया अल्बा, 10 से 14 दिन। इसमें आते आते क्या होगा कि एक तरह से डिस्चार्ज बहुत कम हो जाएगा, इसमें भी सीरम रहेगा। सीरम हो गया आपका डब्ल्यूबीसी हो गई या म्यूकस वगैरह हो गया, वो सब चीजें आपको यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये 3 स्टेज हो गई आपकी लोकिया की, है ना। तीनों स्टेज को अपन ने, अब क्वेश्चन पूछ रहा है द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लोकिया रुब्रा की बात हो रही थी, लोकिया रुब्रा सिरोसा अल्बा। तो रुब्रा की बात हो रही थी, मैं बता रहा था फॉलोइंग, जस्ट फॉलोइंग डिलीवरी 1 to 4 डेज लोकिया रुब्रा कैरेक्टरिस्टिक्स इज येलो व्हाइट। नो, येलो व्हाइट नहीं होगा, येलो व्हाइट आपकी सेकंड या थर्ड स्टेज में हो सकता है। ठीक है, अगर येलो डिस्चार्ज अगर आपको देखने को मिल रहा है सेकंड शिफ्ट में भी, सेकंड स्टेज में भी, तो भैया येलो डिस्चार्ज आपको किसको इंडिकेट करेगा? किसको इंडिकेट करेगा येलो डिस्चार्ज? बताओ फटाफट। येलो डिस्चार्ज इंडिकेट करेगा आपको इन्फेक्शन को। सर कौन सा इन्फेक्शन? प्यूरपेरियल सेप्सिस को इंडिकेट कर सकता है। अगर येलो डिस्चार्ज होगा तो मदर में आप टेम्परेचर चेक कर लेना, टेम्परेचर इंक्रीज मिलेगा, पल्स रेट इंक्रीज मिलेगी, इट मींस कि मदर को क्या हो गया? प्यूरपेरियल सेप्सिस हो गया उसको। ठीक है, तो येलो नहीं हो सकता, इस ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर दीजिएगा। ब्लडी विथ फ्रेश फ्लेसी ऑर्डर, ब्लडी विथ फ्लेसी ऑर्डर, बिल्कुल जब डिलीवरी होती है तो थोड़ी सी ऑर्डर भी आती है, जिससे ब्लड बहुत सारा लॉस हो जाता है, तो वहां पर आप देखना डिलीवरी रूम में फिशी टाइप की ऑर्डर रहती है। बिल्कुल राइट आंसर बी होगा। सी ऑप्शन कर आपका पिंक ब्राउन विथ प्लेस ऑर्डर, ये भी नहीं होगा। फाउल ऑर्डर, अगर फाउल ऑर्डर आ रही है तो ये भी किसको इंडिकेट करेगा? आपके इन्फेक्शन को। तो यहां आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिन भी स्टूडेंट ने है जो बी पर टिक किया था उनका बिल्कुल राइट आंसर है बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन आपको सामने स्लाइड पर दिखाई दे रहा है। जो भी आपका राइट आंसर फटाफट कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट सबके आने चाहिए, कमेंट करने में तो कंजूसी मत करो यार। जो भी आपका आंसर है XYZ ABCD जो भी, एक बार डाल दीजिए, बाद में देखा जाएगा ना। कि वो कहते हैं कि सोच लिया तो सोच लिया, ठान लिया तो ठान लिया, रोना क्या घबराना क्या, बनकर अब ऑफिसर आना है ना। तो ये चीजें हैं, कमेंट सेक्शन में आपका कमेंट आना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन आपके सामने, पोटेंशियल एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ सर्जरी एंड एनेस्थेसिया आर एज फॉलोज एक्सेप्ट। फिर वापस एक्सेप्ट का सवाल आ गया। भैया ये साइसी पूरे सवाल ही एक्सेप्ट से पूछ रही है, इसलिए पूरा क्वेश्चन जरूर पढ़ना। अगर पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे ना तो भैया रोंग कर दोगे। क्या कह रहा हूं? रोंग कर दोगे। इसलिए एक्सेप्ट ध्यान रखना। एक्सेप्ट आते ही क्वेश्चन का मीनिंग ही चेंज हो जाता है। अब आपको वो आइडेंटिफाई करना है कि सर्जरी और एनेस्थेसिया के
से कौन सा है जो एडवर्स इवेंट नहीं हो सकता? अब देखिए, मेलिग्नेंट हाइपरथर्मिया पहले आते ही ये जो होगा बिल्कुल प्रोपोफोल, कुछ हेलोथेन वगैरह जो मेडिसिन होती है, इनहेल रूट से जो एनेस्थेटिक दिए जाते हैं, क्या वो हेलोथेन वगैरह, वो क्या करता है, मेलिग्नेंट हाइपरथर्मिया का कोज करता है वो। तो ये कंडीशन तो आपको फॉलोइंग सर्जरी या एनेस्थीसिया की वजह से हो सकती है। इट मीन्स कि ये राइट है कि इससे हो सकती है, लेकिन आपको वो आइडेंटिफाई करना है जो नहीं हो सकती। ये तो होती है भैया। तो बी ऑप्शन क्या है आपका, थ्रोम्बोसिस फ्रॉम कंप्रेशन ऑफ ब्लड वेसल्स और स्टेसिस। बिल्कुल बिल्कुल, जब ऑपरेशन होता है तो क्या होता है कि उसकी ब्लड वेसल्स को भी टीयर किया जाता है, वो भी कटती है, उनके भी धक्के मुक्के लगते हैं, ब्लड वेसल्स के भी धक्के मुक्के लगते हैं, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, ब्लड रुक सकता है, स्टेसिस हो सकता है, और वहां पर क्या हो सकता है, क्लोट जमकर थ्रोम्बोसिस हो सकता है उनमें, या थ्रोम्बोज्ड ब्लड वेसल्स हो सकती है, इवन थ्रोम्बोसिस ही नहीं, इम्बोलस भी हो सकता है। अब आपका सवाल ये होगा, सर आप थ्रोम्बोसिस और एम्बोलिस कहां से लिया, ये क्या होता है थ्रोम्बोसिस और एम्बोलिज्म? थ्रोम्बोसिस और एम्बोलिज्म दो वर्ड है। देखो भैया, ब्लड वेसल्स में जब क्लोट बन गया, आपकी ये ब्लड वेसल्स है सपोज करिए, है ना, और इसके अंदर ये क्या हो गया, क्लोट बन गया, क्लोट बन गया और ये ब्लड बह रहा है आपके, लेकिन ये क्लोट इस फिक्स्ड पोजीशन में है, फिक्स्ड पोजीशन में है, ये यहां से हिल नहीं रहा, तो ये तो क्या हो गया, थ्रोम्बोसिस, और यही क्लोट ट्रेवल करता हुआ यहां तक पहुंच गया, तो ये क्या हो जाएगा, एम्बोलस। यानी कि एनी क्लोट व्हिच इज फिक्स्ड इज नाउन एज थ्रोम्बोसिस, बट इफ एनी क्लोट व्हिच इज ट्रेवलिंग इन द ब्लड वेसल्स दैट इज नाउ एज इम्बोलस। और इम्बोलस में ये बहुत सीवियर होता है आपका इम्बोलिज्म या इम्बोलस। क्या होता है, सीवियर इसलिए होता है कि वो क्लोट ट्रेवल करता हुआ अगर हार्ट तक पहुंच गया, अगर वो क्लोट ट्रेवल करता हुआ आपकी किडनी तक पहुंच गया, अगर वो ब्रेन तक पहुंच गया या पल्मोनरी लंग्स तक पहुंच गया, कहीं पर भी पहुंच गया किसी भी वाइटल ऑर्गन में, तो बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है, इवन पेशेंट की डेथ तक जा सकती है एम्बोलिज्म की वजह से, है ना। तो ये बड़ा सीवियर है। थ्रोम्बस आपका उतना सीवियर नहीं रहता। क्वेश्चन आपका देखिए पढ़ रहे हैं अपन, ए ऑप्शन अपन ने देख लिया था कि ए ऑप्शन है वो अपने सर्जरी से हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी है डिहाइड्रेशन एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, डी है आपके सामने मायोकार्डियल डिफ्रेशन, ब्रेडिकार्डिया या सर्कुलेटरी कोलैप्स। देखिए, जब सर्जरी होती है तब ब्लड वेसल्स को काटा जाता है, और वो या यूं कहूं कि इंसिजन लगाया जाता है, उसके थ्रू ही ओपन करके कैविटी में से जो भी ऑपरेशन करना होता है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, ब्लड लॉस हो सकता है। ब्लड लॉस हो गया तो क्या हो सकता है, पेशेंट में कौन सी कंडीशन देखने को मिल सकती है, सर्कुलेटरी कोलैप्स देखने को मिल सकता है। और ऐसी बहुत सारी मेडिसिन है, ऐसी बहुत सारी एनेस्थेटिक मेडिसिन है जो क्या कर सकती है आपके पेशेंट में जो मायोकार्डियल डिफ्रेशन या इंफ्रैक्शन कर सकती है। तो ये भी हो सकता है एनेस्थेसिया की वजह से। आपके सामने सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन बचता है, वो है सी, डिहाइड्रेशन एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। भैया ये कंडीशन है ना, ये फ्लूइड अगर आप स्टेटस मेंटेन नहीं रख पा रहे पेशेंट के, तो हो सकती है किसकी वजह से, ड्यू टू फेल टू मेंटेन हाइड्रेशन स्टेटस, हाइड्रेशन एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, इसकी वजह से आपको ये सी वाली कंडीशन देखने को मिलेगी। तो क्वेश्चन एक्सेप्ट पूछ रहा था कि एनेस्थीसिया और सर्जरी की वजह से कौन सी नहीं हो सकती, तो वो आपकी डिहाइड्रेशन एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस वाली कंडीशन नहीं हो सकती। सो दिस क्वेश्चन राइट आंसर इज सी, ऑप्शन नंबर सी। इफ यू डिसाइडेड कि सी ऑप्शन ना, अगर आपने कमेंट में सी किया है तो बिल्कुल आपका आंसर है जो बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़िए, पढ़कर फिर आपका जो भी कमेंट है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। कमेंट करना बहुत जरूरी है, मैं भी कर रहा हूं, कमेंट करना बहुत कंपल्सरी है। क्वेश्चन है द ब्रेन रीजन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेशन ऑफ वॉलंटरी मस्कुलर मूवमेंट, पोस्चर एंड बैलेंस। ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा है, ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा है कि द ब्रेन रीजन विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेशन ऑफ वॉलंटरी मसल मूवमेंट की बात हो रही है कि ब्रेन का कौन सा रीजन है, ब्रेन का कौन सा रीजन है जो वॉलंटरी मसल मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ऑप्शन है सेरेब्रल कॉर्टेक्स, स्पाइनल कॉर्ड, मेडुला ऑब्लोंगेटा, सेरेबेलम। ये ऑप्शन
और क्वेश्चन आप बच्चे से पढ़ लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसका जो भी राइट आंसर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। इस क्वेश्चन को मैं अगली क्लास में एक्सप्लेन करूंगा सबसे पहले नंबर पर लेकर, ठीक है। एक क्वेश्चन आपके लिए इसलिए छोड़ रहा हूं कि मेरे को पता लगे हाँ स्टूडेंट एक्टिवली इन्वॉल्व हो रहे हैं, ये पर्पस था क्वेश्चन को छोड़ने का। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है, व्हेन डेंगलिंग द पेशेंट एट द बेड साइड मॉनिटर 4। देखिए पेशेंट है वो डेंगलिंग द पेशेंट एट बेड साइड, बेड पर बैठा हुआ है लेकिन पैर लटका कर, पैर उसके नीचे की तरफ झुके हुए हैं, पेशेंट बैठा है सिटिंग पोजिशन में। तो आपको अगर ऐसी कंडीशन में अगर पेशेंट बैठा हुआ है तो किसके लिए आपको मॉनिटर करना है। देखो पेशेंट जब एडमिट रहता है आपके वार्ड में, आपके आईसीयू में या आपके हॉस्पिटल में, तो अपन को पेशेंट की ओवरऑल कंडीशन मॉनिटर या असेस करनी होती है, पार्टिकुलर कोई एक ऑर्गन नहीं। हाँ जो हाई रिस्क जिस भी डिपार्टमेंट का पेशेंट है, जिस भी ऑर्गन या जिस भी सिस्टम से रिलेटेड है, उसको प्रायोरिटी पर लेकर जो मॉनिटर करते हैं। लेकिन पेशेंट बैठा हुआ है तो आपको इस कंडीशन में कौन सी कंडीशन के लिए मॉनिटर करना है वो आपको दिखाई दे रहे होंगे। ऑप्शन आपके सामने है और आपका मोबाइल भी आपके हाथ में होगा, जो भी आपका ABCD जिस पर भी आपकी अंगुली जाए वो फटाफट बटन दबाकर कमेंट सेक्शन में उस ऑप्शन को आप लॉक कर दीजिए। ए है फीवर फ्रॉम एक्सर्शन, बी है आपका विजुअल फील्ड डिस्टर्बेंस एंड डिजीनेस, सी ऑप्शन आपका मेलिग्नेंट हाइपरटेंशन एंड डिजीनेस, और डी ऑप्शन आपका ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन एंड डिजीनेस। अब आपको ध्यान में आ गया होगा कि पेशेंट डेंगलिंग कर रहा है, यानी कि वो सपोज करो लाइनिंग पोजीशन से सिटिंग में आ रहा है या फिर उसने पैर डेंगलिंग किया हुआ है, तो इनमें से कौन सी कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। डेंगलिंग कब कर रहा है पेशेंट, बेड से लाइनिंग पोजीशन से सिटिंग पोजीशन में आया और उसने पैर नीचे लटका लिए, तो आपको कौन सी कंडीशन देखने को मिलेगी, उसमें मिलेगी आपको डी ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन हो सकता है। कि सर ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन क्या होता है, मैंने तो आज पहली बार सुना है कि सर ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन क्या होता है, ये तुमने आज पहली बार सुना है। तो ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन क्या होता है ये भी जान लो। ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन देखो होता क्या है, जब पेशेंट लॉन्ग टाइम पर लाइनिंग पोजीशन, फ्लैट पोजीशन या सुपाइन पोजीशन लेटा हुआ आता है, फिर सडनली वो सिटिंग में बैठकर पैर नीचे लटकाता है, तो यहां पर क्या होता है, अपना बेरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स होते हैं। अब जो मैं अपने एक क्लास में डिस्कशन भी किया था, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म एंड नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो जो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है उसमें क्या होता है कि उल्टा रेस्पॉन्स होता है जो आपका स्टिमुलस के उसके अगेंस्ट, ठीक है। यहां पर क्या हुआ कि जो रिफ्लेक्स बेरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स कैरोटिड साइनस और एओर्टिक आर्च, जो दो सेंटर है, कौन से, कैरोटिड साइनस और एओर्टिक आर्च, वो क्या करते हैं, जैसे ही आपकी बॉडी में क्या हुआ, बीपी फॉल हुआ, बीपी फॉल होते ही वो रिफ्लेक्स कहाँ जाता है, ब्रेन तक जाता है, और ब्रेन वापस मैसेज भेजता है और उस बीपी जो फॉल हुई उसको मेंटेन करता है। ये तो नॉर्मल कंडीशन है। अपन से सपोज करो मोस्ट ऑफ पेशेंट बैठे हुए होते हैं, लेट जाते हैं, या लेटे होते हैं, बैठ जाते हैं, चलने लग जाते हैं, उनके कोई बीपी में फॉल नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि वो बेरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स है, जो ये मैकेनिज्म है, ये बरोबर काम कर रही है। लेकिन ऐसे पेशेंट में वो जो रिफ्लेक्स है, बेरो रिसेप्टर, जो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है, वो बरोबर काम नहीं कर रहा। अब वो काम नहीं कर रहा तो उसके क्या हुआ, बीपी फॉल हो गई। अब बीपी फॉल होती है, उस जो बीपी फॉल हुई उस कंडीशन पर क्या कह रहे हैं, ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन। तो जैसे ही पेशेंट लाइनिंग से सिटिंग में आएगा उसकी क्या होगा, बीपी फॉल होगी, और जो फॉल हो रही है ऑर्थोस्टेटिक का मतलब क्या हुआ, उसकी पोजीशन की वजह से, जब बीपी फॉल हो रही है तो वो हो गया कौन सा, ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन। अब आपने ब्लड प्रेशर अपन की दो पैरामीटर में मेजर करते हैं, एक हो गया आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, एक हो गया आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। जब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में अप टू 20 mm ऑफ Hg, 20 mm ऑफ Hg, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर में 10 mm ऑफ Hg तक अगर गिराव आ जाता है, डिक्रीज हो जाती है। सपोज करो एक पेशेंट है जिसका नॉर्मली लाइनिंग पोजीशन में कार्डिक मॉनिटर बीपी दिखा रहा है कितना, 130/70 mm ऑफ Hg, ठीक है। जैसे पेशेंट लाइनिंग से सुपाइन पोजीशन में या पैर लटकाए उसने बैठा, तो उसके क्या हो जाएगा, बीपी कितनी, अगर ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन होगा तो कितनी हो जाएगी, 110/70 का आप कर दीजिए 60 mm ऑफ Hg। अगर इतनी बीपी हो जाती है तो इट मीन्स कि पेशेंट में क्या हुआ है, ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन। साथ में डिजीनेस यानी कि चक्कर आना, वो तो आपको देखने को मिल सकता ही है। अगर हाइपोटेंशन हो रहा है तो बिल्कुल चक्कर आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है,
अगला क्वेश्चन आपका सामने, उसमें 10 और 20 जो रीडिंग है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की, वो और भी ज्यादा डिक्रीज हो सकती है, लेकिन मिनिमम अगर इतनी होती है तो वो ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन में आएगा। द फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर फॉर ए पेशेंट विद बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रोफी, यानी कि बीपीएच का पेशेंट है। किसका पेशेंट भैया? बीपीएच का। कौन से डिपार्टमेंट से रिलेटेड पेशेंट हो गया आपका? यूरोलॉजी से। बीपीएच में क्या होता है कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड्स है उनकी हाइपरट्रोफी हो जाती है, वो इनलार्ज हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो यूरिन फ्लो होता है, जो यूरिथ्रल फ्लो होता है, अपने यूरिथ्रा के थ्रू ब्लैडर के होता हुआ यूरिन आता है, वो क्या होता है कि धीरे 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 ब्लॉक होता जाता है। किसकी वजह से? प्रोस्टेट ग्लैंड के हाइपरट्रोफी की वजह से। किस तरह हाइपरट्रोफी क्या होता है आपको? दूसरी हाइपरट्रोफी क्या होता है? नया वर्ड बता दिया आपने तो एक बार, और फिर हम तो चकरा गए। हाइपरट्रोफी 2 वर्ड होता है, इनमें डिफरेंशिएट कर लो आप। हाइपरट्रोफी होती है, एक होता है हाइपरप्लेजिया। हाइपर PLASIA। दोनों में क्या होता है, जो भी ऑर्गन कंसर्न ऑर्गन होता है उसकी साइज वगैरह उनकी बढ़ती, मास बढ़ता है, यूं मानकर चलिए, लेकिन दोनों ही अलग अलग वर्ड है, ये ध्यान रख लेना। हाइपरट्रोफी में क्या होता है, हाइपरट्रोफी में क्या होता है, साइज ऑफ द सेल, साइज ऑफ द सेल क्या होती है, इंक्रीज होती है। क्या होती है भैया? और हाइपरट्रोफी में क्या होता है, साइज ऑफ द सेल इंक्रीज होती है। और हाइपरप्लेजिया, इसमें क्या होता है आपका, नंबर ऑफ सेल है जो इंक्रीज होती है। क्या डिफरेंट है? एक में तो जो सेल सपोज तो 10 सेल थी पार्टिकुलर किसी भी सेक्शन में पढ़ लें, तो 10 सेल की साइज इतनी थी। जब उसमें हाइपरट्रोफी होगी तो वो 10 की 10 सेल की साइज होकर इतनी हो जाएगी। तो ये कंडीशन क्या हो रही है, हाइपरट्रोफी। तो आपका जो बीपीएच में क्या हो रहा है, हाइपरट्रोफी हो रहा है। एक होता है हाइपरप्लेजिया, जो मैं बता दिया, इसमें सेल्स की संख्या बढ़ रही है, 10 सेल्स थी इसके अंदर और यहां आगे जाकर या क्या हो गई, 20 हो गई, तो वो क्या हो गई, हाइपरप्लेजिया। हाइपरप्लेजिया में कौन सी कंडीशन देखने को मिलती है आपको? जो मायोमेट्रिम होती है यूट्रस की ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जब वो बढ़ती है, डेसिडुआ जिसको अपन बोलते हैं, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मायोमेट्रियम नाउन एज इंडोमेट्रियम नाउन एज डिस्डुआ। तो जो इंडोमेट्रियम होती है, मायोमेट्रियम नहीं, मायोमेट्रियम तो मस्कुलर लेयर होती है यूट्रस की, जिसको लिविंग लिगेचर ऑफ द यूट्रस नाम से भी जानते हैं। मायोमेट्रियम को छोड़ दो, इंडोमेट्रियम में जब क्या बोलते हैं, फर्टिलाइज्ड ओवम इंप्लांट होगा तो उसकी क्या होगा, हाइपरप्लेजिया होगा, उसकी क्या होगी, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेगी। दोनों में आप डिफरेंशिएट कर लेना, हाइपरट्रोफी एंड हाइपरप्लेजिया। अब बाई वर्ड अगर आप डिफाइन करना चाहो तो यहां से हाइपरप्लेजिया में से पी निकाल दो, पी निकाल कर ये क्या हो जाएगा, पी मीन्स प्रोलिफेरेशन। पी मीन्स प्रोलिफेरेशन। प्रोलिफेरेशन का मतलब आप समझ सकते हो कि गुणन होना, किसका, सेल्स का। तो पी फॉर हाइपरप्लेजिया में पी से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाइपरप्लेजिया ये होता है, हाइपरट्रोफी ये होता है। क्वेश्चन आपका चल रहे थे अपन की बीपीएच में, बीपीएच बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी हो गई है ना। इंपॉर्टेंट प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर कौन सी होगी, कि बीपीएच का पेशेंट है, उसकी सर्जरी होने जा रही है। बिफोर द सर्जरी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट नर्सिंग मेजर या बेस्ट नर्सिंग केयर, एक्सेप्ट आ गया। पूरे क्वेश्चन एक्सेप्ट से पूछे गए, ऐसे मैं आपको बार बार बता रहा हूं, है ना। यहां पर भी एक्सेप्ट लग गया, तो कौन सा है जो आपको प्री ऑपरेटिव फेज में बीपीएच वाले पेशेंट को या उसके अटेंडर को नर्सिंग केयर नहीं देनी, वो पूछ रहा है। एक्सेप्ट देखिए, एश्योर करना पेशेंट को कि न्यूट्रिशन एंड करेक्ट फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, बिल्कुल पेशेंट को एश्योर करना है कि न्यूट्रिशन एंड करेक्ट फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के बारे में, कि आप बरोबर क्या बोलते हैं, फ्लूइड आपको दिया गया है या दे रहे हैं, ताकि आपका फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है वो मेंटेन रहे। दूसरा है प्रोमोटिंग यूरिनरी ड्रेनेज, बिल्कुल पेशेंट को जो प्री ऑपरेटिव फेज होती है, कल ऑपरेशन होने वाला है, उसके पहले वाले दिन मानकर चलो आप, तो उसको प्रमोट करना है कि आप का जैसे ही पेशाब आए तो उसको होल्ड करके नहीं रखना है, आपको पेशाब करने जाना है। तो प्रोमोटिंग फॉर यूरिनरी ड्रेनेज या यूरिनेशन के लिए उसको प्रमोट करना है, ताकि यूरिन स्टेसिस नहीं हो। और यूरिन स्टेसिस अगर आप काफी टाइम तक अगर यूरिन होल्ड करके रखते हो तो उससे क्या होगा, ये यूरिन जो ब्लैडर में है उसमें इन्फेक्शन हो सकता है, या यूटीआई हो सकता है, या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो सकता है। तो आपको प्रमोट करना है पेशेंट को कि आपको यूरिनेशन करना है। सी ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, हार्मोन थेरेपी।
मैं आपसे पूछना चाहता हूँ बीपीएच में और हार्मोन्स वगैरह चलते हैं, ठीक है, हार्मोनल थेरेपी देते हैं, लेकिन प्री ऑपरेटिव फेज में हार्मोन थेरेपी इज नॉट नेसेसरी, वो तो पहले से चलती आ रही है, ठीक है। तो आपको इसके बारे में नहीं बताना है पेशेंट को, इट मींस कि आपका राइट आंसर हो जाएगा हार्मोनल थेरेपी एक्सेप्ट के हिसाब से डी होता है एसिड एस डाइट टू ट्रीट इन्फेक्शन। देखिए एसिड एस डाइट वो जिसमें एसिड की मात्रा कम हो ताकि यूरिनरी इन्फेक्शन नहीं हो। एसिड एस डाइट जिनमें कौन सी है, जिनमें एसिड एस डाइट होती है और एल्कलाइन डाइट होती है। एसिड एस में आ जाएगा आपका मीट वगैरह हो गया, फिश वगैरह हो गया, ये जब चीजें हैं उनको अवॉइड करने के लिए बोलना है डाइट टू ट्रीट इन्फेक्शन। ऐसे डाइट टू ट्रीट इन्फेक्शन नहीं, ये उनको देना है पेशेंट को ना। तो यहां आपका जो सी ऑप्शन हो जाएगा हार्मोन थेरेपी। हार्मोन थेरेपी है जो आपको पेशेंट को एडवाइस नहीं करना है। एसिड एस डाइट तो पेशेंट को देना, इसमें मेरे अवॉइड ध्यान में आए, डाइट की जगह अवॉइड दिखाई दे रहा था इसलिए ना। तो अगला क्वेश्चन आपका देखिए, इस क्वेश्चन का जिन्होंने भी हार्मोन थेरेपी पर लॉक किया है उनका बिल्कुल राइट आंसर हुआ है। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्लाइड पर है, अगला और लास्ट क्वेश्चन है ये, उसके बाद में अपना लगभग ये के दोनों पेपर है जो एंड हो जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने स्लाइड पर दिखाई दे रहा है, जो भी आपका राइट आंसर फटाफट कमेंट कर दीजिएगा। द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इंक्लूड्स द फॉलोइंग। एक्स्ट्रा सेलुलर वर्ड से ही आपके जो दिमाग में आ जाता होगा कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड क्या होता है। क्वेश्चन पूरा पढ़ा आपने, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इंक्लूड्स द फॉलोइंग एक्सेप्ट। ये एक्सेप्ट ने परेशान करके रख रखा पूरे ESIC पेपर में कि सर इस एक्सेप्ट को तो निकाल कर फेंको, इस परेशान करके रख रखा इसने। तो एक्सेप्ट लग गया पूरे क्वेश्चन का मीन्स हो गया, जो चेंज हो गया। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इंक्लूड्स द फॉलोइंग एक्सेप्ट, यानी कि 4 ऑप्शन जो दिए हुए हैं इनमें से कौन सा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में इंक्लूड नहीं होता। देखिए फ्लूइड विथ इन द सेल, बी ऑप्शन है फ्लूइड प्लाज्मा एंड लिम्फ, ब्लड प्लाज्मा लिम्फ। सी है साइनोवियल फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड एंड प्लूरल फ्लूइड। डी ऑप्शन आपका CSF हो गया एंड इन द इंटरस्टिशियल स्पेसेस। देखो ये फ्लूइड हो गया आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ये हो गया ECF, ये हो गया आपका ECF, तीनों आपके ECF हो गए। और आपका जो ये है इनसाइड द सेल फ्लूइड विथ इन द सेल, यह क्या हो जाएगा आपका इंट्रासेलुलर फ्लूइड। ये क्या हो जाएगा आपका इंट्रासेलुलर फ्लूइड, ठीक है। फ्लूइड से पता आपको जो बॉडी फ्लूइड होता है वो 2 सेगमेंट में रहता है, इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर, ठीक है। बाकी फ्लूइड का बहुत सारा लंबा चैप्टर है, वो भी अपन डिस्कशन करेंगे जब अगला क्वेश्चन अच्छे से आएगा तब, है ना। तो आज की क्लास में 10 क्वेश्चन लिए मैंने ESIC 2019 के पेपर के, और आशा करता हूं कि आपके जो कंसेप्ट वगैरह क्लियर हुए होंगे, बरोबर है ना। अब आगे 4-5 क्वेश्चन और है, लेकिन जो समय की वजह से मैं 4-5 क्वेश्चन अभी नहीं ले पाऊंगा। ठीक है, तो आपका ESIC के प्रीवियस पेपर का सेशन 4-5 क्लास में कवर हो चुका है। अब कल से जो क्लास रहेगी वही अपनी कंटिन्यू रखेंगे 9 बजे के टाइम वाली पोस्टमार्टम सवालों का पोस्टमार्टम वाली क्लास, जिसमें आपको और मुझे दोनों को ही जुड़ना है, भूलना नहीं है। क्लास रेगुलर रखने की कोशिश करूंगा कि डेली क्लास लाइव लेकर हूं। और अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चंस, क्लिनिकल या एनक्लेक्स टाइप के क्वेश्चंस अपन सॉल्व करेंगे, जैसा कि ESIC में ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। और मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस है वो इस बुकलेट से कवर करूंगा, क्योंकि इस बुकलेट में ऑलरेडी हमने 2000 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कवर किए हैं, जो अगर आप अभी ऑर्डर मंगवाते हो तो 2 या 3 दिन में इसको रिवाइज कर सकते हैं, और वो भी किस पर, OMR सीट पर। तो इसी बुकलेट के कुछ क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट है अपन जितने कवर होंगे उतने में या बोर्ड पर सॉल्व करवाऊंगा। तो डेली रात को 9 बजे वाली क्लास को स्किप नहीं करें, डेली जुड़ने की कोशिश करें। अगर आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करना चाहते हो ESIC नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम के लिए, तो वेबसाइट में चैंपियन टेस्ट सीरीज अपलोड है, जिसमें 75 टेस्ट है, 7500 MCQs कवर होते हैं, जो 50% डिस्काउंट के साथ में आपको मात्र 499 रुपए में मिल रहे हैं। और देखिए यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन पर जाकर टेस्ट सिलेक्ट करना, आपका ESIC का टेस्ट देने के बाद में अगर आपको आपकी लाइव रैंक देखनी है तो आप लाइव रैंक देख सकते हो। आप अपना एग्जाम का, आपका टेस्ट का एनालाइज कर सकते हो कि कौन से सब्जेक्ट में मेरे कम मार्क्स आ रहे हैं, कौन से में ज्यादा, या कौन से में ज्यादा क्वेश्चन नेगेटिव हो रहे हैं। जब तक आप अपने पेपर का, टेस्ट का जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसका आपको एनालिसिस नहीं करोगे, तब तक आपकी प्रिपरेशन इंप्रूव नहीं होगी। जब आपको पता ही नहीं लगेगा कि मेरा वीक जोन कहां पर है, वो तभी पता लगेगा जब आप टेस्ट दोगे, चाहे आप ऑनलाइन दो या ऑफलाइन दो। मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं कि ESIC का पेपर ऑफलाइन है तो आप OMR सीट पर मंगवा कर ही पेपर दो, ताकि आपकी प्रैक्टिस, गोले बढ़ने की प्रैक्टिस भी होए, और OMR सीट कैसे बढ़ते हैं वो भी प्रैक्टिस होए।
जिससे कि रॉन्ग होने की पॉसिबिलिटी काफी हद तक कम हो जाए। ठीक है दोस्तों, कल फिर मिलेंगे इसी समय पर 9 बजे पर, वही सवालों का पोस्टमार्टम करेंगे आप और मैं मिलकर, और नहीं सिर्फ सवालों का बल्कि चारों ऑप्शंस का भी, आपका एक एक डाउट सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो जुड़ना ना भूले और इसी टाइम पर वापस लाइव आए। ठीक है, जो स्टूडेंट नए आए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा लें, ताकि अपकमिंग जो भी वीडियो जाए आपको उसकी अपडेट मिलती रहे। ठीक है, फिर मिलूंगा नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर एंड स्पीच। ये आपको देखने को किसमें मिलेगा? स्पीच डिसऑर्डर वगैरह में। तो अदर ऑप्शंस बाकी है वो आपके कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया में देखने को मिलेगा।